Rise of the Fallen Heir, Chapter 2, The Dining Table and the Secret। आर्यव अपने पिता से बहुत कम मिलता था, इसलिए देवराज वर्धन के साथ ब्रेकफास्ट करना उसके और उसके भाई बहनों के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। देवराज एक बहुत मसरूफ आदमी थे। उनके पास संभालने के लिए बहुत सारे बिजनेस थे और ढेर सारी पत्नियां भी। डाइनिंग रूम में कदम रखते ही आर्यव ने एक ठंडी आह भरी। उसका पूरा परिवार वहां पहले से मौजूद था। उसके बड़े भाई बहन अब बड़े हो चुके थे और अपने अलग घरों और कारोबार में व्यस्त थे। उसने अपनी सांस को काबू किया, अपने हाथ जोड़े और खानदानी रिवाज के मुताबिक सबका अभिनंदन किया। सुप्रभात बड़ी माँ, मंजली माँ, छोटी माँ। उसने ये बड़े डरे हुए अंदाज में कहा। असल में वो डरावा नहीं था, पर उसे ये नाटक करना था, क्योंकि उस उम्र में वो सचमुच एक डरपोक लड़का माना जाता था। सुप्रभात आर्यव, आओ मेरे पास बैठो। तुम्हारे पिता बस आने ही वाले हैं। इस घर के सदस्य के रूप में ये तुम्हारा आखिरी ऑफिशियल ब्रेकफास्ट होगा। कविता उसके पिता की दूसरी पत्नी थी, पर उनकी सबसे पसंदीदा थी। बाकी स्टेप मदर्स उसे पसंद नहीं करती थी, पर उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। आर्यव के बाकी स्टेप सिबलिंग्स उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। वो जानता था कि ना तो वो बच्चे और ना ही उनकी माँ उसकी इज्जत करते हैं। अगर उसकी माँ का सहारा ना होता तो उसे कब का घर से निकाल दिया गया होता, पर आज रात की सेरेमनी के बाद माँ भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। मगर आर्यव को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसके पास अपने प्लान्स तैयार थे। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने लगा, उसके पिता देवराज कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे मेड ईशानी और हेड बटलर शंकर थे। शंकर एक बहुत ही वफादार और ताकतवर इंसान था। कहा जाता है कि उसने कई बार देवराज की जान बचाई थी। पिछले जीवन में जब सबने आर्यव का साथ छोड़ दिया था, तब शंकर ने ही उसकी मदद की थी। देवराज के बाल वही बैंगनी रंग के थे, चेहरा शानदार और झुर्रियों से पाक। वर्धन खानदान के लोग लंबी उम्र जीते थे। क्या तुम आज रात की सेरेमनी के लिए तैयार हो आर्यव? जी पिताजी। आर्यव ने नज़रें नीचे करके धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, हम दोपहर से पहले निकल जाएंगे। नतीजा जो भी हो, इसके बाद तुम एक बालिग़ मान लिए जाओगे। उम्मीद है तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। लेकिन घर का हर सदस्य जानता था कि पिता को उससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो परिवार की गुप्त विद्या के पहले स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया था, जबकि बाकी बच्चे इस उम्र तक चौथे स्टेज पर होते थे। पिताजी, क्या आप हमें इस सेरेमनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह युवराज था, 1 साल छोटा पर एक जहरीला दरिंदा। पिछले जीवन में आर्यव को घर से निकलवाने की साजिश में इसी का हाथ था। बेवकूफ़ सवाल मत पूछो युवराज, तुम्हें पता है कि ये सेरेमनी एक राज है। तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारा वक्त आएगा। पिताजी, मैं तो बस अपने भाई की सलामती के लिए परेशान था। क्या उसकी जान को कोई खतरा है? सलामती मेरी जूती से, आर्यव ने सोचा। वो जानता था कि ये सब उसकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। खतरा हमेशा होता है, पर जहाँ खतरा है वहीं इनाम भी है। ब्रेकफास्ट के बाद देवराज उसे अपने स्टडी रूम में ले गए। देवराज ने दरवाज़ा बंद किया और आर्यव को बैठने का इशारा किया। आर्यव, आज रात के बाद तुम पूरे वर्धन बन जाओगे। परिवार का नाम बदनाम मत करना। बस मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे। मैं समझ गया पिताजी। अब ध्यान से सुनो। इस दुनिया का एक बहुत गहरा राज है जो इसकी बुनियाद हिला सकता है। शायद तुम यकीन ना करो, पर हमारी दुनिया वीडियो गेम के नियमों पर चलती है। आर्यव ने हैरानी का नाटक किया, पर वो अंदर से जानता था कि ये सच है। उसके पूर्वज सर निकलस वर्धन को 600 साल पहले एक गुप्त ऑर्ब मिला था, जिसने उन्हें प्लेयर बनाया था। इसी वजह से हम दुनिया पर राज करते हैं। हर खानदान के पास अपना एक आर्टिफैक्ट है। अफसोस की बात यह है कि हमारे खानदान के 10 वारिसों में से सिर्फ एक ही प्लेयर बन पाता है। ये सब तुम्हारे खून और मार्शल ताकत पर निर्भर करता है। देवराज को लगता था कि आर्यव कमज़ोर है, इसलिए वो प्लेयर नहीं बन पाएगा, पर आर्यव जानता था उसका ब्लड लाइन पहले से ही कंप्लीट है। उस परिवार की पुरानी विद्या ने ही उसे बीमार बनाया था। उसे किसी विद्या की नहीं, बल्कि एक अवेकनिंग यानी जागरण की ज़रूरत थी। तुम्हें अवेकनिंग ऑर्ब को छूने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। वो तुम्हारे विल पावर और ब्लड लाइन को टेस्ट करेगा और तुम्हें पॉइंट्स देगा। तुम्हें अपने ज़्यादातर पॉइंट्स अथॉरिटी फील्ड में डालने होंगे। अगर तुम्हारी अथॉरिटी 0 रही तो तुम तुरंत मर जाओगे। 50% लोग वहीं दम तोड़ देते हैं। आर्यव का चेहरा ये सुनकर सफ़ेद पड़ गया। नाटक में अगर अथॉरिटी 1 हुई तो तुम सेमी प्लेयर बनोगे। ताकत तो मिलेगी,
पर सिस्टम से बात नहीं कर पाओगे। और अगर अथॉरिटी 2 या उससे ज़्यादा हुई तब तुम एक असली प्लेयर बनोगे। तुम्हें एक क्लास और स्किल्स मिलेंगी। मेरी अथॉरिटी 6 है। अब जाओ, अपनी माँ और बहन को गुड बाय कहो, और याद रखना ये राज बाहर नहीं जाना चाहिए। जी पिताजी। आर्यव पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट से। उसे पता था कि इस बार नतीजा कुछ और ही होने वाला है। राइज ऑफ द फॉलन एयर, चैप्टर 3, द रिडक्शन रून एंड द फेयरवेल। स्टडी रूम से निकलने के बाद आर्यव का सबसे पहला काम था अपने कमरे में वापस जाना। उसने मेड्स को अपना बचा कुचा सामान पैक करने का हुक्म दिया, जो सेरेमनी के बाद भेज दिया जाएगा। मेड्स के जाने के बाद आर्यव अपने बिस्तर पर बैठ गया और अगले कदम के बारे में सोचने लगा। ये एक और बड़ा जुआ यानी गैम्बल होने वाला है, उसने सोचा। वो किसी खास चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, एक ऐसी चीज़ जो उसके प्लान के लिए बहुत ज़रूरी थी और वो किसी भी पल उसके पास पहुंचने वाली थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कमरे का भारी दरवाज़ा झटके से खुला। भाई, उम्मीद है आज रात तुम्हें अच्छा नतीजा मिलेगा। मैंने बड़े भाई से सुना है कि ये सेरेमनी बहुत खतरनाक होती है, हर साल आधे लोग मर जाते हैं। ये लकी वर्धन था, बड़ी माँ का सबसे छोटा बेटा, घुंघराले बैंगनी बाल और चेहरे पर एक जलील मुस्कान। उसके पीछे उसकी पर्सनल मेड और बॉडीगार्ड खामोशी से चल रही थी। बाहर वाले शायद उसे लकी की प्रेमी समझते, पर आर्यव जानता था कि वर्धन खानदान के वारिस सेरेमनी से पहले ये सब नहीं कर सकते। इससे खून की पक्की यानी प्योरिटी कम हो जाती है। बेचारा आर्यव, उसे तो मेड रखने तक की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि बचपन में एक मेड ने उसे बहकाने की कोशिश की थी। उस एक हादसे ने उसकी बदनामी कर दी और पिता ने उसे सालों तक एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में रखा। आर्यव ने लकी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं भी अपने बड़े भाई और बहन की तरह पिताजी का सर ऊंचा करूंगा। मैंने सुना है कि बड़े भाई रूहान का रिजल्ट तो बस ठीक ठाक था और पिताजी उनसे इतने नाराज थे कि उन्हें खतरनाक डार्क जंगल के मिशन पर भेज दिया। बड़ी माँ के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा मानस एक प्लेयर था, पर दूसरा बेटा रूहान सिर्फ एक सेमी प्लेयर बन पाया, जबकि आर्यव की असली माँ के दोनों बड़े बच्चे फुल प्लेयर्स थे। इसलिए खानदान में उन्हें मेन वाइफ बनाने की बातें चल रही थी। आर्यव का मजाक सुनकर लकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि अभी चुप रहना ही बेहतर है। उसके पास वो चीज़ थी जो आर्यव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। भाई, ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आया था। इतना कहकर लकी आगे बढ़ा और आर्यव को ज़ोर से गले लगाया, फिर थोड़ा अजीब तरीके से पीछे हटकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अगर उनके पिता ये देखते तो उन्हें लगता कि लकी अपने भाई से कितना प्यार करता है। दरवाज़ा बंद होते ही आर्यव जोर से हंस पड़ा। हा, ये बेवकूफ़ भाई भी क्या एक्टिंग करता है। पिछले जीवन में मैं सचमुच इसके इस नाटक में आ गया था। आर्यव ने अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डाला और एक काले रंग का 8 कोना जेड पत्थर बाहर निकाला। गले लगते वक्त लकी ने ये उसकी पॉकेट में डाल दिया था। आखिरकार, पिछले जीवन में इसी रिडक्शन रून ने मेरी किस्मत बर्बाद की थी, पर इस बार यही मेरी कामयाबी की चाबी बनेगा। इस पत्थर को कहते हैं रिडक्शन रून, एक बहुत ही रेयर एसएसएस रैंक आइटम। इसका काम है किसी भी ताकत को परमानेंट कम कर देना। लकी को नहीं पता था कि ये क्या है, पर उसे ये पता था कि ये पत्थर आर्यव को कमज़ोर कर देगा। ये उसके बड़े भाई रूहान का प्लान था। पिछले जीवन में आर्यव आसानी से एक फुल प्लेयर बन सकता था, पर इस पत्थर की वजह से उसकी ताकत कम हो गई और वो सिर्फ एक सेमी प्लेयर बनकर रह गया और परिवार में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आर्यव ने उस रून को एक चमड़े के बैग में रखा। जब तक ये बैग में है, इसकी ताकत आर्यव पर असर नहीं करेगी। उसने अपने कपड़े ठीक किए, कमरे को आखिरी बार देखा और नीचे चला गया। हॉलवे में उसकी माँ कविता इंतजार कर रही थी। उन्होंने आर्यव को गले लगाया। ध्यान रखना, और चाहे जो हो जाए तुम्हें जिंदा वापस आना है। जी माँ, आर्यव ने जवाब दिया। उसे अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। सिर्फ उसकी माँ ने ही कभी उस पर से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसकी छोटी बहन दिया माँ के पीछे से झांक रही थी। गुड बाय भाई, उसने कहा और रोते हुए भाग गई। उसे लग रहा था कि वो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाएगी। लकी ने ज़रूर उसे डराया होगा। आर्यव इसका बदला बाद में लेगा। तैयार हो, चलो, सफ़र लंबा है। जी पिताजी। आर्यव ने माँ का हाथ छोड़ा और मैंशन के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने देखा कि ऊपर की खिड़कियों से उसके स्टेप ब्रदर्स उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी की मौत का तमाशा देख रहे हों, पर वो नहीं जानते थे कि आर्यव अब वो पुराना आर्यव नहीं रहा।